हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे आज हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। हिस्ट्री का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री सेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के बारे में देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला टाइम पीरियड है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। सबसे पहला जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, वो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। और इसका टाइम स्केल दिया हुआ है। इसका टाइम स्केल क्या है? 30 लाख बीसी से 1000 बीसी। 30 लाख बीसी से 600 बीसी। ओके, 600 बीसी। देखिए, 30 लाख बीसी से 600 बीसी तक। अब देखिए, 600 बीसी में ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही साथ एंड हुआ होगा प्री हिस्टोरिक टाइम। मतलब लास्ट प्लेस रहा जहां पे प्री हिस्टोरिक टाइम एंड हुआ, वो था 600 बीसी। कहीं किसी जगह पे ये पहले ही खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है? देखिए, प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि जिस पीरियड के बारे में, जिस टाइम पीरियड के बारे में हमारे पास कोई या तो रिटन एविडेंस नहीं है, या तो फिर जो भी एविडेंस है उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? या तो हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, या तो अगर रिटन एविडेंस है भी तो उसे हमने डेसिफर नहीं किया है, यानी वो डेसिफरेबल नहीं है। डेसिफरेबल का मतलब उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ एविडेंस हैं, जैसे कि भीमबेटका केव्स में जब जो प्री हिस्टोरिक मैन पेंटिंग करते थे उस समय वो कुछ लिखा करते थे, वो पेंटिंग के पास कुछ लिखा करते थे, लेकिन अभी तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब उसे समझ नहीं पाए हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी हमारे पास या तो रिटन एविडेंस नहीं है, यानी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है हमारे पास, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है, या फिर जो भी लिखित साक्ष्य हैं उनको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी उन्हें अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए इस पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। ठीक है, और इसका काल कहां से कहां है? 30 लाख बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, और जगह प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, कहीं ये पहले ही इंड हो गया होगा, लेकिन कहीं पे ये बाद में 600 बीसी में इंड हुआ। तो जो जहां पे सबसे लास्ट में खत्म हुआ उस पीरियड को हम लेते हैं 600 बीसी। अब देखिए, ये जो पीरियड है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लिथिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लिथिक पीरियड, फिर कॉपर एज, कॉपर एज, या फिर इसी को हम चाल्कोलिथिक बोलते हैं। फिर इसी को हम फिर तीसरा जो है वो है ब्रॉन्ज एज। ठीक है,
तीसरा है ब्रॉन्ज एज। तो यानी पूरे प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिथिक पीरियड, ठीक है, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो कॉपर एज को ही हम चाल्कोलिथिक बोलते हैं। चाल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर, ठीक है। यानी लिथिक पीरियड में, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी लिथिक पीरियड में हम सिर्फ स्टोन का यूज करते थे, पत्थर का यूज करते थे, इसीलिए इसको पाषाण युग बोला जाता है। लिथिक एज मतलब पाषाण युग, ठीक है। यानी इसमें हम स्टोन का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे, इसीलिए इसे पाषाण काल भी बोला जाता है, पाषाण काल, ठीक है। दूसरा दूसरा जो पीरियड है वो है चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक या इसी को कॉपर एज बोला जाता है। यानी चाल्को का मतलब होता है कॉपर, यानी कॉपर युग, और दूसरा लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी पाषाण। यानी कॉपर के साथ साथ हम पत्थर का यूज करते थे, यानी टूल्स बनाने में, औजार बनाने में, या किसी भी तरह का अगर कोई इंप्लीमेंट्स बना रहे हैं तो वो उसमें हम कॉपर और लिथिक यानी कॉपर और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को चाल्कोलिथिक युग बोला गया। तीसरा जो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में तीसरा जो युग बोल सकते हैं वो था ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज। कांस्य, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कांस्य बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं ना, बताइए आप लोग। कांस्य, ब्रॉन्ज को कांस्य से बोला जाता है, तो कांस्य युग, ठीक है। अब देखिए ब्रॉन्ज एज को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, कांस्य का इस्तेमाल किया जाता था। और ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होता है कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन। यानी कॉपर में जब टीन को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो ब्रॉन्ज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज युग में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे? कॉपर प्लस टीन को मिलाकर हम उसका इस्तेमाल करते थे। यानी जो भी औजार बनाते थे उसमें कौन सी धातु यूज करते थे? ब्रॉन्ज, ठीक है, समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिथिक युग के बारे में पढ़ते हैं। लिथिक युग, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा लिथिक युग, लिथिक लिथिक एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब पत्थर का सिर्फ इस्तेमाल होता था यहाँ पे। दूसरा होगा कॉपर युग, कॉपर एज, इसी को चाल्कोलिथिक बोलेंगे, चाल्कोलिथिक, यानी कॉपर कॉपर प्लस लिथिक मतलब स्टोन, ये दोनों का इस्तेमाल होता था इसमें। और तीसरा युग था वो था ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। इसमें इसमें हम कॉपर प्लस टीन मिलाकर उसे इस्तेमाल करते थे, कॉपर प्लस टीन को मिक्स करके हम उसे धातु के रूप में इस्तेमाल करते थे। और ये कब होता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज पीरियड भी कहते हैं, ब्रॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो पीरियड है वो है लिथिक एज। सबसे पहला जो हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो है लिथिक एज, ठीक है, लिथिक एज। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब है? इसका टाइम पीरियड कब से कब है? इसी को हम स्टोन एज भी बोल सकते हैं, स्टोन एज, यानी पाषाण काल, पाषाण काल। ओके,
इसका जो एज था वो था 30 लाख बीसी से 1000 बीसी तक, सॉरी 10,000, 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, पाषाण काल का युग था 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी। अब पूरे पाषाण युग को यानी पूरे लिथिक एज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे लिथिक एज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यस राइट, पूरे पाषाण काल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व पाषाण काल। और इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल और तीसरा को नवपाषाण काल। ठीक है, तो इन तरह से, और इनका जो डिवीजन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझना। ये जो डिवीजन किया गया है पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये किस आधार पे किया गया है? हाँ, this is based on the use of implements, this division is based on the use of tools। यानी किस काल में किस तरह का टूल यूज किया जाता था, किस तरह का औजार यूज किया जाता था, उसके आधार पे लिथिक एज को यानी स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब तीनों में हम स्टोन टूल्स ही यूज करते थे। तीनों काल में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में हम स्टोन के टूल्स का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन तीनों काल में जो टूल्स यूज होते थे स्टोन के, उनमें अंतर होता था, उनके नेचर में अंतर होता था। ठीक है, उनके मॉडर्निटी में अंतर होता था। ठीक है, ये हम आगे इसमें देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे चलते हैं पूर्ण पाषाण काल में, यानी पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज, ठीक है, तो इसका अगर टाइम पीरियड हम देखें, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कब है? 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, पैलियोलिथिक का क्या एज है? 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ओके, और पूरे लिथिक का क्या था? पूरे लिथिक का क्या था? 30 लाख बीसी से 1000 बीसी। ओके, मतलब पूरे पाषाण काल का, मतलब लिथिक एज का टोटल क्या था पीरियड? 30 लाख बीसी से 1000 बीसी, उसमें तीनों आ जाएंगे। और अगर हम सिर्फ पैलियोलिथिक एज की बात करें यानी पूर्व पाषाण काल की बात करें, तो उसका कितना है? 30 लाख बीसी। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हिस्ट्री एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का तो, हाँ, पीरियड क्या है? 30 लाख बीसी से 600 बीसी। उसमें उसमें सबसे पहला था पैलियोलिथिक, सॉरी लिथिक एज। लिथिक एज मतलब स्टोन एज। तो स्टोन एज का क्या था? 30 लाख बीसी से 1000 बीसी। और लिथिक एज में भी पहला कौन है? पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी। क्लियर? ठीक है, तो लिथिक, टोटल टोटल जो लिथिक एज है उसका 30 लाख से 1000, उसमें पैलियोलिथिक का 30 लाख से 10,000। अंडरस्टूड? तो इसमें हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे, मतलब पैलियोलिथिक एज में क्या फीचर्स थे। ठीक है, वहां के लोग कैसे थे, उनका उनका जीवन, उनकी जीवन शैली कैसी थी। ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था,
ठीक है, वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे, ठीक है, और वो कौन सा टूल्स यूज करते थे, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फूड के बारे में। फूड, सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में कि फूड वो क्या खाते थे, उनकी फूड हैबिट कैसी थी। तो फूड में अगर देखें तो दे आर मेनली कंज्यूमर्स, दे आर मेनली कंज्यूमर्स, यानी वो उपभोक्ता थे, वो किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो सिर्फ उपभोग करते थे। अब वो दे आर मेनली कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ, वो कंज्यूम क्या करते थे, तो रॉ मीट या फिर जो वो फल या फल या सब्जी वो जो गैदर करते थे, वो लोग जो जमा करते थे उसी को खाते थे, यानी दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, फूड में क्या है, दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी क्या थे, शिकारी थे, और दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स। इसका मतलब क्या है कि वो हंटिंग करते थे और साथ में चीजों को जमा करते थे, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गए, तो ये सारी कच्ची चीजों का उपभोग करते थे वो लोग, और मांस के लिए वो हंटिंग करते थे, और जो फल वल जो जंगल में पड़ा होता था उसको जमा करते थे, इसलिए इन्हें हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता है। ओके, राइट। और शुरुआत में, पैलियोलिथिक एज के शुरुआत में वो लोग कच्चे चीजों का इस्तेमाल करते थे, मतलब रॉ चीजों को वो खा लेते थे, जैसे अगर मीट भी है तो रॉ मीट खाते थे, ठीक है, फ्रूट्स है तो रॉ फ्रूट्स खाए, अगर कोई वेजिटेबल्स है तो रॉ वेजिटेबल्स, मतलब उसको पकाते नहीं थे, क्योंकि उस समय फायर का आविष्कार नहीं हुआ था, फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में, 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में फायर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में फायर का इन्वेंशन हुआ। फायर वाज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली, फायर वाज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली फायर का आविष्कार हुआ। कैसे, कुछ आदि मानव जो थे, जो कुछ प्रिमिटिव लोग थे, जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, 2 पत्थर को रगड़ रहे थे, तो जब 2 पत्थर को रगड़ रहे थे तो उससे एक चिंगारी निकली, ठीक है, और एक्सीडेंटली कहीं पे आग लगा, तो उन्हें ये मालूम हुआ कि इससे आग, ऐसे आग पैदा करते हैं, और उस आग में क्या था, गर्मी था, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि इससे हम गर्मी ले सकते हैं, और इस आग का इस्तेमाल शुरुआत में वो विंटर से बचने के लिए करने लगे, ठीक है, क्यों करते थे आग का इस्तेमाल, विंटर से, ठंड से बचने के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आग के इस्तेमाल को, ठीक है, आग के इस्तेमाल से खाना को पकाना सीख लिया, ठीक है, तो अब वो क्या करने लगे, अब वो खाना को पकाकर खाने लगे, यानी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर दे यूज्ड टू ईट फूड आफ्टर कुकिंग, ठीक है, तो उस खाने को पकाकर फिर खाने लगे, तो ये उनका फूड हैबिट था। नेक्स्ट चलते हैं हम, अंडरस्टूड, एनी डाउट, ऑल क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या था, क्लॉथेज। तो क्लॉथेज में मतलब कपड़े किस तरह के पहनते थे वो, तो क्लॉथेज में दे यूज्ड टू वेयर बिग लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मतलब वो क्या पहनते थे, जो पेड़ है उसका छाल या फिर जो बड़े पत्ते होते हैं उसी को लपेट लेते थे, या फिर जो एनिमल का स्किन होता है उसको वो क्लॉथ के रूप में यूज करते थे, वो भी कब, विंटर के टाइम पे, सिर्फ विंटर और रेनी सीजन में वो लोग क्लॉथ का इस्तेमाल करते थे। वो भी कैसा क्लॉथ होता था, वो या तो लीव्स का बना होता था, या तो एनिमल्स के स्किन का बना होता था, या तो फिर पेड़ के छाल का, बार्क का बना होता था। तो यहां पे लिखेंगे
they used to wear clothes, made up of animal skin, animal skin, bark of trees, and large leaves. ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल क्लियर? हाँ, स्किन एनिमल स्किन, पशुओं का जो मतलब स्किन से जो बनता है उसको एनिमल छाल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्लॉथेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लॉथेस के बाद है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग कैसा था? ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, यानी वो कहाँ रहते थे, मतलब उनका वो कैसे सेटलमेंट में रहते थे, वो कैसे कैसे घर बनाते थे। वो ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पे रहना। तो आपको पता होगा कि पैलियोलिथिक के जो मैन होते थे, जो आदि मानव होते थे पैलियोलिथिक टाइम में, जो मानव होते थे वो एक जगह पे सेटल नहीं होते थे। दे आर वेंडरर्स, दे वेर वेंडरर्स। तो दे वेर वेंडरर्स का मतलब होता है, वेंडर का मतलब होता है भ्रमण करना, विचरण करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वो घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे, वो एक जगह पे सेटल नहीं होते थे। तो उनकी ड्वेलिंग कैसे थी? दे आर वेंडरर्स, दे वेर वेंडरर्स, ठीक है, यानी वो घुमक्कर थे, मतलब इधर उधर विचरण करते थे। लेकिन सवाल उठता है वो एक जगह क्यों नहीं सेटल होते थे, वो क्यों घूमते थे? तो इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला कि वो हंटिंग पे डिपेंड था, उनका जो खाना था, भोजन था, वो हंटिंग पे डिपेंड था। तो जब जहां पे एनिमल्स खत्म हो जाते थे, उनकी संख्या कम हो जाती थी, तो उन्हें दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ता था ताकि वहां दूसरे जगह उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स मिले, यानी एनिमल्स को चेज करते थे। जहां पे उन्हें एनिमल्स अधिक संख्या में मिलता था वहां पे वो रुकते थे, फिर वहां पे एनिमल्स की संख्या कम होती थी तो फिर आगे बढ़ जाते थे वो। दूसरा कारण था वाटर, वो वाटर को भी चेंज करते थे। अब जैसे किसी रेनी सीजन में कहीं पे बहुत नदी और नाले बह रहे हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते, मतलब जब समर आता था तो वहां पे नदी और नालों की संख्या कम हो जाती थी, तो उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ता था जहां पे पेरेनियल रिवर हो। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार नदियां, मतलब हर सीजन में जहां पे नदियां बहती हो, तो समर में उन्हें पेरेनियल रिवर के पास शिफ्ट होना पड़ता था। तो इस कारण से वो घूमते रहते थे। ठीक है, तीसरा कारण है व्हाई दे वेर वेंडरर्स। तीसरा कारण है कि वो जो टूल्स यूज करते थे वो कैसा होता था? पत्थर का, स्टोन का, क्योंकि स्टोन एज है ये। तो वो ऐसे पत्थर्स को ढूंढने के लिए भी घूमते थे जो सॉफ्ट हो और जिससे वो टूल्स बना सके। तो इसलिए वो ये घूमते थे कि वहां उन्हें उस तरह का पत्थर मिल सके। ठीक है, इसीलिए जनरली वो गुफाओं में भी रहते थे, मतलब जहां भी रुकते थे वो गुफाओं में रुकते थे। यानी एक तो वो घूमते थे, एक जगह नहीं रुकते थे, अगर कहीं रुके भी तो कहां रुकते थे? गुफाओं में, केव्स में। ठीक है, केव्स में रहने का उनका दो कारण था, एक तो उन्हें टूल्स के लिए पत्थर मिल जाता था, दूसरा सर्दियों और आंधियों से ये केव्स उन्हें बचाते थे। ठीक है, सर्दियों और आंधियों से ये केव्स उन्हें बचाते थे। तो उनकी ड्वेलिंग कैसी थी? दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, कंद गुफाओं में ये रहते थे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ड्वेलिंग। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ द डेड पर्सन। नेक्स्ट क्या है? डिस्पोजल ऑफ द डेड पर्सन, यानी राइट्स, डिस्पोजल ऑफ द डेड पर्सन। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ द डेड पर्सन यानी इसको राइट्स बोलते हैं, RITS, राइट। राइट्स का मतलब होता है जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद उसको जो
जलाया जाता है या दफन किया जाता है, जो अंतिम जो उसका किया जाता है, उसको राइट्स बोलते हैं, RITES। तो उन they were not aware of rights, they were not aware of rights, they were unaware of funeral rights, they were unaware of funeral rights। इसका मतलब कि वो फ्यूनरल राइट्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यानी मरने के बाद कैसे दफनाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, डेड पर्सन्स को, यानी जो शरीर, जो कॉर्प्स होता था, डेड जो शरीर होता था, मृत शरीर, उसको खुले में छोड़ देते थे, ठीक है, और उसे एनिमल्स या फिर बर्ड्स उसे कंज्यूम करते थे, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। तो ये था डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे टूल्स के बारे में हम बात करेंगे कि पैलियोलिथिक एज में कैसे टूल्स यूज होते थे या कैसे इंप्लीमेंट्स यूज होते थे। तो पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट्स कैसे थे, इंप्लीमेंट्स या टूल्स कैसा था, ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ स्टोन, ऑब्वियसली दे वेर मेड अप ऑफ स्टोन, बट कैसा था वो टूल्स, रॉ था, बहुत ही रॉ था। मतलब बड़े बड़े टूल्स जो यूज करते थे, बड़े बड़े टूल्स और रॉ टूल्स था, मतलब उसको फाइन नहीं किया हुआ था, मतलब जैसा भी पत्थर उन्हें मिला उस पत्थर से उसको औजार बना दिए, ठीक है, बहुत सारा उस पर काम नहीं किए, रॉ टूल्स यूज करते थे। तो टूल्स आर रॉ इन फॉर्म, टूल्स आर रॉ इन फॉर्म, रॉ थे, ठीक है, फाइन नहीं उनको किया गया था। दूसरा, दे आर वेरी बिग, they were very big in size, ठीक है, they were very big in size। और कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, उनका क्या नाम होता था। तो वो जो टूल्स यूज करते थे उसमें था चॉपर, उसमें था चॉपर, हैंड एक्सेस, कौन से टूल्स थे, चॉपर, हैंड एक्सेस, चॉपर, हैंड एक्सेस, चॉपर, हैंड एक्सेस, फिर क्लेवर एंड क्लीवर, ठीक है, चॉपर, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर। हैंड एक्सेस मतलब हाथ से बना हुआ कुल्हाड़ी, ठीक है, चॉपर मतलब काटने वाला, ठीक है, बड़े पत्थर को ऐसे वो तैयार करते थे कि एक बार में उसको काट सके ताकि वो हंटिंग कर सके। तो चॉपर्स यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे और क्लीवर्स यूज करते थे। ओके, अंडरस्टूड, एनी डाउट। ओके, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इन कहां पे ये पीरियड, मतलब ये साइट्स कहां पे पाए गए, मतलब पैलियोलिथिक जो हमारा पीरियड था उसका एविडेंस हमें कहां किस किस जगह से मिला है, इसको कहते हैं पैलियोलिथिक साइट्स मतलब वैसे जगह जहां से इनके होने का एविडेंस मिला है कि पैलियोलिथिक एक एज हुआ करता था और वहां के लोग इस तरह के होते थे। तो ये एविडेंस जिस जगह से मिला है उसे साइट्स बोला जाता है। तो पैलियोलिथिक साइट्स कहां से मिले हैं हमें, पैलियोलिथिक साइट्स, तो पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है, कहां से मिला है। तो सबसे पहले पंजाब में अगर देखें, पंजाब में तो सोहन वैली, पंजाब में सोहन वैली, ठीक है, पंजाब में सोहन वैली, कश्मीर में लीडार वैली, कश्मीर में लीडार वैली, लीडार वैली। जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो मैं बता रहा हूं आपको,
हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट साइट नहीं था जो किसी एग्जाम में पूछे। राजस्थान में चंबल वैली, राजस्थान में चंबल वैली, चंबल वैली, ठीक है, राजस्थान में चंबल वैली। गुजरात में साबरमती रिवर वैली, गुजरात में साबरमती रिवर वैली। साबरमती रिवर वैली, रिवर वैली मतलब नदी के आसपास, साबरमती रिवर के आसपास, रिवर जहां पे रहता है उसको वैली कहा जाता है। तो ये इस रिवर के आसपास इनका साइट्स मिला है, मतलब वो जनरली पैलियोलिथिक लोग कहाँ रहते थे, रिवर के आसपास रहते थे ताकि उन्हें वाटर आसानी से मिल सके साल भर, ठीक है। तो इसीलिए रिवर वैली के आसपास उनका एविडेंस साइट्स मिला है पैलियोलिथिक लोगों का, ठीक है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में देखें तो नर्मदा रिवर वैली, मध्य प्रदेश में देखें तो नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर के आसपास मिला है उनका साइट्स। उसके बाद यूपी में देखें तो बेलान, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी में बेलान, उत्तर प्रदेश में बेलान वैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेलन, बेलन या बेलान, बेलन वैली, बेलन रिवर वैली, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली, अभी करंट में बेलन रिवर वैली पे काफी रिसर्च चल रहा है, वहां से बहुत सारे साइट्स हमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार से जरूर ये पूछेंगे। तो बिहार में कहाँ कहाँ ये पैलियोलिथिक साइट्स था, मुंगेर में और राजगीर में, मुंगेर में और राजगीर में। तो बिहार में कहाँ कहाँ था ये साइट्स, मुंगेर में और राजगीर में, ठीक है, मुंगेर एंड राजगीर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट साइट थे पैलियोलिथिक एज के। तो पैलियोलिथिक एज हमारे यहाँ पे खत्म होता है, पैलियोलिथिक एज खत्म होता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, गुड, ओके। now comes to mesolithic period, मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक एज। मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल, मिडिल, मेसोलिथिक, मेसो का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है पाषाण, मतलब स्टोनेज, तो मिडिल स्टोनेज यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसका पीरियड क्या था, मिडिल मेसोलिथिक का पीरियड क्या था, 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक, 9000 बीसी से 9000 बीसी से 4000 बीसी तक, क्लियर। देखिए ये पीरियड कभी भी डिस्टिंक्टिव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि एक एंड हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग होते हैं, ये पीरियड कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, क्योंकि सारे जगह पे एक साथ ये एज स्टार्ट नहीं होता, कुछ जगह पे पहले ही हो जाता है, कुछ जगह पे बाद में ये एज स्टार्ट होता है, तो ये ओवरलैपिंग पीरियड होते हैं। आपको लगेगा कि कुछ पीरियड जो पैलियोलिथिक में है वो मेसोलिथिक में भी है, जो मेसोलिथिक में है वो नियोलिथिक में भी है, तो ये ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि एक सारे जगह पे, सारे जगहों पे मतलब वो एज स्टार्ट नहीं होता या एंड नहीं होता एक साथ। तो 9000 बीसी से 4000 बीसी, ठीक है। तो हाउ मेसोलिथिक पीरियड वाज डिफरेंट फ्रॉम द पैलियोलिथिक, हाउ मेसोलिथिक पीरियड वाज डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक। तो यहां पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है कि इसमें जो टूल्स यूज होता था
वो बहुत ही मिनी होता था, मतलब छोटे टूल्स यूज होने लगे इसमें, और उन्हें माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। ठीक है, इसमें जो टूल्स यूज होते थे वो कैसे टूल्स होते थे? मिनी टूल्स, मिनी थे वो, मिनी मतलब छोटे टूल्स यूज करने लगे। मैंने बताया था पैलियोलिथिक में बड़े बड़े हथियार यूज करते थे, बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, उसी को टूल्स के रूप में यूज करते थे। लेकिन मेसोलिथिक में क्या करने लगे, वो टूल्स को छोटा बनाने लगे। ठीक है, जैसे चॉपर, चॉपर को उन्होंने एकदम से छोटा सा चॉपर बनाया। ठीक है, या फिर अगर हम हैंड एक्स की बात करें तो वो भी उन्होंने छोटा सा बनाया। तो इसमें मिनी टूल्स यूज करते थे। ठीक है, और उसको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और लिथ्स मतलब पत्थर। तो मेसोलिथिक में जो टूल्स यूज होता था उसको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स। और यही यही इस पीरियड का डिस्टिंक्टिव फीचर है। मतलब ये पैलियोलिथिक को कैसे, पैलियोलिथिक से अलग इसको कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टूल्स। तो यहाँ जो टूल्स यूज होता था उसका साइज बहुत ही छोटा होता था इन कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक। that's why it is that's why these tools were called microliths. Okay, microliths. अब हम मेसोलिथिक पीरियड में उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो क्या फूड कंज्यूम करते थे। ठीक है, वेदर दे वेर स्टिल हंटर्स और गैदरर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फूड की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं। तो फूड की अगर बात करें तो इसमें है दे वेर स्टिल अ हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी अभी भी वो हंटर्स और गैदरर्स ही थे। ठीक है, अभी भी वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, और उसी से अपना जो फूड है उसको वो प्राप्त करते थे। ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, यानी they were still hunters and gatherers, hunters and gatherers। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक डिफरेंस आया पैलियोलिथिक से, यहाँ पे क्या एक बदलाव आया कि they were started to tame animals, they were started to tame animals, taming animals। टेमिंग का मतलब होता है उसको पालतू बनाना। ठीक है, डोमेस्टिकेट करना, उसको पालना, यानी वो एनिमल्स को पालने लगे थे। अब एनिमल्स को क्यों पालने लगे थे इसके पीछे कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनसे फूड प्राप्त करने के लिए वो उन्हें नहीं पालते थे। ठीक है, उनसे वो फूड प्राप्त नहीं करते थे। वो कैटल्स को भी पालते थे, टेम करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इससे हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं या फूड बना सकते हैं। ठीक है, और फूड के रूप में उसे यूज कर सकते हैं या उसे बेच सकते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं था। नियोलिथिक में जाकर वो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में उन्हें पता चला। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ टेम करने लगे, वो एनिमल्स को अपने पास रखने लगे, उसको घरेलू बनाने लगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ कि वो दे वेर स्टार्टेड टू टेमिंग एनिमल्स, they were started या फिर they started to tame animals। okay, and the first animal they used to tame was dog। यानी पहला जानवर जिसे उन्होंने पालना स्टार्ट किया, जिसे उन्होंने डोमेस्टिक बनाया, वो क्या था? डॉग था। ठीक है, तो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय द मेसोलिथिक पीपल। मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग होते थे सबसे पहले किसको डोमेस्टिक किए, किसको टेम करना स्टार्ट किए? वो थे डॉग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कभी कभी कि कौन सा पहला एनिमल था। उसके बाद कौन कौन से ऐसे एनिमल थे जो जिनको उन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, तो वो कौन कौन से एनिमल थे?
डॉग थे, शिप थे, गोट थे, डॉग, शिप, गोट, ठीक है, डॉग, शिप, गोट, काऊ, ऑक्स, काऊ, ऑक्स, बफेलो, बफेलो, ठीक है, काऊ, ऑक्स, बफेलो, वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड हॉर्स पूछता है ये, वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड हॉर्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स था वो था बरियल ऑफ द डेड, बरियल ऑफ द डेड यानी मृत शरीर को वो कैसे दफनाते थे, ठीक है, बरियल ऑफ द डेड, बरियल ऑफ द डेड। तो दे वेर अवेयर ऑफ बरियल यानी फ्यूनरल साइट्स, यानी मेसोलिथिक पीपल्स वेर अवेयर ऑफ फ्यूनरल साइट्स। हमने अभी देखा कि जो पैलियोलिथिक पीपल थे दे वेर अनअवेयर, दे वेर अनअवेयर अबाउट द फ्यूनरल्स राइट्स, यानी मरने के बाद क्या उसका क्या लोकल भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, काम क्रिया, उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे पैलियोलिथिक पीपल। वो क्या करते थे, डेड पीपल्स को ऐसे ही छोड़ देते थे खुले में और उसको एनिमल या वर्ड कंज्यूम करता था। लेकिन मेसोलिथिक पीपल को पता था कि मरने के बाद बॉडी को कैसे बड़ी किया जाता है, दफनाया जाता है। हाँ, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैंने टेमिंग ऑफ एनिमल के बारे में बताया था आपको, तो बरियल से पहले देखिए कि टेमिंग ऑफ एनिमल्स के बताया था, जिसमें बताया था कि डॉग्स पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया था, और इसका एविडेंस हमें कहां से मिला है, आदमगढ़ से। इसका एविडेंस कहां से मिला था, आदमगढ़ से एंड बघोर से। आदमगढ़ नहीं, आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में, और बघौर कहाँ है, बघौर राजस्थान में, बघौर ये राजस्थान में। यहां से हमें एविडेंस मिला कि जो मेसोलिथिक पीपल थे वो एनिमल्स को टेम करते थे, ठीक है। द एविडेंस ऑफ टेमिंग एनिमल्स, ठीक है, द एविडेंसेस ऑफ टेमिंग एलिफेंट्स, ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आदमगढ़ इन एमपी एंड बघौर इन राजस्थान। इन दोनों जगहों से हमें ये एविडेंस मिला कि जो मेसोलिथिक पीपल थे वो एनिमल्स को टेम करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आदमगढ़ एंड बघौर, राइट। एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट्स, ओके गुड। तो आदमगढ़ एंड बघौर were the sites from where we get the evidence of taming of animals by the Mesolithic people. उसके बाद था burials, burials, burials of the dead। तो burials of the dead में मैंने बताया कि they were aware। तो ये हमें कहां से एविडेंस मिला है, ये हमें कैसे पता चला कि they were aware of burials of the dead? ये हमें सराय, एक मिनट, सराय नहर राय एंड महादहा, सराय नहर राय एंड महादहा, सराय नहर राय और महादहा दो जगह हैं, दो प्लेसेस हैं, दो साइट्स हैं जहां से हमें एविडेंस मिला है, जहां से हमें ग्रेवयार्ड्स मिला है, और इसे ये पता चलता है कि वो मृत शरीर को दफनाते थे, ग्रेव्स में दफनाते थे, ठीक है। तो सराय नहर राय और महादहा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये कहां है, दोनों यूपी में है, दोनों कहां है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये यहां एविडेंस मिला है कि दे वेर अवेयर ऑफ फ्यूनरल राइट्स, एंड यहां से हमें ग्रेवयार्ड्स मिला है,
ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आदमगढ़ से जो हमें ग्रेवयार्ड मिला, आदमगढ़ से हमें जो ग्रेवयार्ड मिला, मतलब आदमगढ़ में हमें क्या मिला, ह्यूमन के स्केलेटन के साथ साथ डॉग का भी स्केलेटन मिला। ह्यूमन के स्केलेटन के साथ साथ हमें डॉग का भी स्केलेटन मिला। इससे पता चलता है कि ह्यूमन के साथ साथ कुछ जगहों पे डॉग को भी दफनाया जाता था। ठीक है, जैसे आदमगढ़ से हमें क्या मिला, ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग का भी स्केलेटन मिला। इससे यह पता चलता है कि जब आदमी को दफनाया जाता था उसके साथ उसका जो डोमेस्टिक जो पेट एनिमल होता था जैसे डॉग, उसको भी दफना दिया जाता था। तो आदमगढ़ से हमें क्या मिला है, ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग का स्केलेटन मिला। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से रिव्यू से, यानी ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग का भी हमें स्केलेटन मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पीटी में। ठीक है, और देखिए पैलियोलिथिक साइट कैसे हमें पता चला कि पैलियोलिथिक साइट में पैलियोलिथिक साइट के जो लोग होते थे, पैलियोलिथिक पीरियड के जो लोग होते थे वो दफनाते नहीं थे या उन्हें नहीं पता होता था। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें एक भी पैलियोलिथिक साइट से ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला। हमें एक भी किसी भी पैलियोलिथिक साइट से एक भी ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला। इसका मतलब वो बचा ही नहीं, जब वो दफनाते तब वो बचता ह्यूमन स्केलेटन। तो इससे पता चलता है कि पैलियोलिथिक पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, फ्यूनरल राइट। ओके, लेकिन हमें पैलियोलिथिक साइट से ह्यूमन का स्कल मिला है। ठीक है, कहां से मिला है, ह्यूमन का स्कल हमें मिला है पैलियोलिथिक साइट से हथनौरा, हथनौरा। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है हथनौरा, हथनौरा, जहां से हमें ह्यूमन स्कल मिला है। ह्यूमन स्कल मतलब खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी मिला है, स्केलेटन नहीं मिला। अब खोपड़ी होगा मतलब किसी का, लेकिन स्केलेटन नहीं मिला, इसका मतलब वहां पे दफनाया नहीं जाता था। हथनौरा से हमें सिर्फ ह्यूमन स्कल मिला है, जो कि एक पैलियोलिथिक साइट है। ओके, तो ये सारी चीजें मेसोलिथिक पीरियड में। अब हम इंप्लीमेंट्स की बात करते हैं, मतलब टूल्स की बात करते हैं मेसोलिथिक टाइम में। तो मेसोलिथिक टाइम में जो टूल्स यूज होता था यानी इंप्लीमेंट्स यूज होता था, जो टूल्स यूज किए जाते थे उसको माइक्रोलिथ बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते थे आकार में, माइक्रोलिथ। और ये बहुत ही वेरी फाइन, दे आर वेरी फाइन, बहुत ही फाइन होते थे, मतलब बहुत ही उसपे उसको रगड़ के उसको फाइन बनाया जाता था। ठीक है, उसमें धार दिया जाता था। ठीक है, तो दे आर फाइनर देन द पैलियोलिथिक टूल्स, मतलब पैलियोलिथिक टूल्स की अपेक्षा ये काफी फाइन होते थे। ओके, और इसमें क्या क्या यूज किया जाता था, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे, लूनेट्स। इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते थे, लूनेट्स, लूनेट्स। ठीक है, लूनेट्स, ट्रैपेज, ट्रैपीज, ट्रैपीज, ये खत्म होने वाला है। ठीक है, लूनेट्स, लूनेट्स, ट्रैपीज, TRAPEZDS, लूनेट्स का है LUNATES, लूनेट्स, ट्रैपीज, ट्रायंगल्स, एरोहेड।
ट्रायंगल्स एंड एरोहेड। ठीक है, ये सारे टूल्स यूज होते थे मेसोलिथिक टाइम में। ओके, अब हम यहाँ पे मेसोलिथिक साइट्स को देखेंगे। मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से थे हमारे यहाँ इंडिया में। मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से थे हमारे यहाँ, तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में है बघौर। राजस्थान में कौन सी जगह है, बघौर। बघौर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। बघौर से क्या मिला है, बघौर और बघौर से और आदमगढ़ और बघौर से क्या मिला है, एविडेंस ऑफ टेमिंग ऑफ एनिमल्स मिला है ना। तो राजस्थान में कौन सा साइट है इंपॉर्टेंट, बघौर। ये मेसोलिथिक साइट्स है बघौर। ठीक है, उसके बाद गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है, मेहसाना। हाँ, गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गुजरात है। मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको आदमगढ़। आदमगढ़, जहां से टेमिंग ऑफ एनिमल का एविडेंस मिला है, आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। उत्तर प्रदेश से सराय नहर राय। सराय नहर राय से क्या मिला है, उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय। तो वहां पे क्या बताइए, अभी बताया मैंने, सराय में ग्रेवयार्ड्स मिले हैं। सराय नहर राय, सराय नहर राय। ओके, ये यूपी में इंपॉर्टेंट साइट है सराय नहर राय, यहां से ग्रेवयार्ड मिला था मेसोलिथिक टाइम का। उसके बाद है बिहार। तो बिहार इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से कौन कौन से साइट्स हैं मेसोलिथिक साइट्स, राजगीर है, भागलपुर है, राजगीर है, भागलपुर है, मुंगेर है। तो तीन डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, राजगीर है, भागलपुर और मुंगेर। ये तीन जगह इंपॉर्टेंट है जहां से मेसोलिथिक साइट्स हमें प्राप्त हुआ है बिहार में। ठीक है, बिहार का साइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार स्पेशल में भी वो आपसे पूछा जा सकता है। और झारखंड, झारखंड का कोई भी आए, मतलब किसी भी में पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या नियोलिथिक में, तो आपको रांची और हजारीबाग देना है। रांची और हजारीबाग में ही सारा कुछ मिलता है झारखंड में, वहीं पे सारा साइट्स मिला था, रांची या हजारीबाग। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मेसोलिथिक पीरियड। अब हम नियोलिथिक की बात करें कि नेक्स्ट क्लास में। ओके, नियोलिथिक। तो नेक्स्ट जो एज है हमारा वो है नियोलिथिक। नियोलिथिक, इसका पीरियड कब था, 7000 बीसी से 1000 बीसी। और नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण, स्पेस इज रनिंग आउट।
तो 7000 BC से 1000 BC मोबाइल इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो वी हैव टू स्टॉप हेयर, ओके। वी विल डिस्कस नियोलिथिक, okay, we will discuss neolithic with new energy in the next lecture, okay. Okay, thank you, that's enough for today. We will discuss neolithic age in the next lecture, okay. Thank you, thank you, okay.